आजकल के दिनों में बहुत से लोगों के मन में एक सवाल होता है कि यार बहुत अभी लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा था, अब तो फेज़ खुल गया है, मतलब अनलॉक फेज़ 1 चल रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हो। बट बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है आजकल भी कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि हमें यार मूवी देखनी है, खाली टाइम है कुछ तो मूवी देख लेते हैं, कौन सी मूवी देखें, पर ये पता नहीं होता। तो घबराने की कोई बात नहीं, आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कौन सी थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज़ देख सकते हैं। 10 मूवीज़ मैं बताऊँगा जो IMDb बहुत अच्छी होंगी, मतलब 7 IMDb के ऊपर ही होंगी सारी मूवीज़। आज आपको बताने वाला हूँ 10 मूवीज़ जो थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज़ होंगी और इंग्लिश मूवीज़ जो आपको 2020 में देखनी ही चाहिए। सो एवरीवन, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पहली मूवी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है शटर आइलैंड, जो आपको देखनी चाहिए। और इसकी IMDb 8.1 10 में से। और इसकी कहानी कुछ ऐसे अनफोल्ड होती है कि जो दो US मार्शल होते हैं, उन्हें एक रिमोट आइलैंड पे भेजा जाता है जहाँ पे एक जेल बना हुआ है। तो वहाँ पे उन्हें एक जो मिशन होता है, वो मिशन उनका ये होता है कि उन्हें एक जो लॉस्ट पेशेंट है उसको ढूंढना है, जो डिसअपियर हो गया है। उस जेल में से कोई भी निकल के भाग नहीं सकता है, वो ऐसा रिमोट आइलैंड पे जेल बना हुआ है और पागल खाना ही होता है प्रॉपर। तो उसमें मतलब सबका इलाज चल रहा होता है, जैसे पेशेंट्स होते हैं, पर उसमें से कोई जा नहीं सकता। तो वो एक पेशेंट जो है वो डिसअपियर हो चुका होता है, गायब हो चुका होता है, तो उसको ढूंढने आते हैं। बट वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं कि वहाँ एक ना अलग ही माहौल बन जाता है कि मतलब पेशेंट वाली तो एक अलग चीज़ है और जो आगे मिस्ट्री शुरू होती है वो एक अलग ही रास्ते में शुरू होती है। तो ये आपको देखनी चाहिए 2020 में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। बहुत से लोगों ने देख ली होगी, पर पहली मूवी जो मैं रिकमेंड करूँगा मैं यही करूँगा। सो जो नेक्स्ट मूवी मैं बताने वाला हूँ वो है 2014 की गॉन गर्ल, और इसके IMDb 8.1 है 10 में से। और तो इसकी कहानी अनफोल्ड ऐसे होती है कि इसमें दो लोग होते हैं, एक निक ड्यून और एमी ड्यून। तो निक ड्यून ऑब्वियसली आदमी है, एमी ड्यून लड़की है। तो निक ड्यून और एमी ड्यून एक पार्टी में मिलते हैं और फिर वहाँ से इन्हें प्यार हो जाता है और उसके बाद फिर इनकी शादी होती है। तो शुरू के 1-2 साल तो ऐसे पूरे अच्छे खासे जा रहे होते हैं इनके स्मूथ शादी के, बट उसके बाद इनकी कलेश वगैरह, लड़ाई वगैरह शुरू हो जाती है। तो उसके बाद सीन होता है कि इनकी 5th वेडिंग एनिवर्सरी होती है और उस दिन जब निक जो है वो कहीं जाता है बाहर घर से, और उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद घर में लौटता है तो ये गायब हो चुकी होती है, इसकी वाइफ जो होती है। तो वहाँ से फिर शुरू होता है कि इसकी वाइफ को ढूंढना होता है और कैसे पूरी मिस्ट्री अनफोल्ड होती है। उसके बाद फिर उसमें सारे CBI वगैरह सब लोग कूद जाते हैं, पुलिस वाले, कि क्या सीन हुआ है। तो अच्छी है मिस्ट्री है। और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि वाइफ मिल जाती है पर नहीं भी मिलती, मतलब अलग ही सीन चल रहे होते हैं, पति के अलग सीन चल रहे होते हैं पत्नी के, मतलब ऐसे टिपिकल मूवी नहीं है, माइंड ब्लो कर देती है, अलग मूवी है बहुत। तो ये एक देखने वाली जो मैं रिकमेंड करता हूँ सेकंड नंबर पे। तो जो नेक्स्ट मूवी और थर्ड मूवी मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है 7, और क्राइम ड्रामा मूवी है ये, और मूवी है 1995 की, और इसकी IMDb है 8.6 10 में से। तो क्रिमिनल होता है एक, और एक सीरियल किलर होता है जो मर्डर करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू 7 डेडली सिंस, मतलब 7 डेडली सिंस कोई होता है, उसने बुक से पढ़े होते हैं किसी से, तो वो उसके हिसाब से मर्डर करना शुरू कर देता है लोगों का। और बहुत गंदी तरह, मतलब आज तक ऐसे मर्डर नहीं देखे होंगे, इतनी गंदी तरह वो मर्डर कर रहा होता है, मतलब पूरा टॉर्चर करके कर रहा होता है, सीधे ऐसे किसी आदमी को नहीं मारता। तो ऐसे है। तो फिर 2 डिटेक्टिव लगाए जाते हैं काम पे, एक शहर में नया होता है और एक रिटायर होने वाला होता है जो बुढ़ा होता है। तो उन दो की शुरू में तो बन नहीं रही होती, वो एक दूसरे के रास्ते में आ रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग होता है। ऑब्वियसली डिटेक्टिव, हर डिटेक्टिव का काम करने का तरीका अलग होता है, तो दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ रहे होते हैं। बट धीरे धीरे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है, सीन सामने आते हैं, जो वो अपने मिस्ट्री के स्टेप्स जो होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि कैसे अनफोल्ड हो रही है और कैसे जो क्या कहते हैं उसे, जो सुराग वगैरह है जो वो मिल रहे हैं। तो उसके बाद इनकी दोनों की बननी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और उसके बाद फिर कहानी अनफोल्ड होती है कि मतलब इन्होंने कैसे उस आदमी को पकड़ा या नहीं पकड़ा और क्या सीन हुआ। तो अच्छी मूवी है 7, और मतलब ऐसे पूरा ध्यान से देखनी पड़ती है, एक चीज़ ध्यान से सुननी पड़ती है, वरना फिर एंड में ऐसे ना बहुत डाउट रह जाते हैं। तो ये थी जो थर्ड मूवी मेरे को अच्छी लगी। तो नेक्स्ट मूवी है वो है 2014 की विद IMDb 8/10, द इमिटेशन गेम। तो बहुत अलग टाइप की मूवी है, मतलब ये वॉर जो हुआ था ब्रिटिशर्स और जर्मन्स के बीच में, तो ये उस टाइम की मूवी है। सो देयर इज़ अ पर्सन एलन ट्यूरिंग, जो बहुत एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन। तो एक वो क्रिप्टोग्राफी ज्वाइन करते हैं टू क्रैक द एनिग्मा कोड ऑफ जर्मन्स। अब आसान भाषा में समझाऊँ तो क्या सीन होता है, जर्मन्स जो होते हैं उनकी सबमरीन चल रही होती है पानी के नीचे, और वो हर रोज़ एक नया कोड बनाते हैं कि आज का वॉर कैसे लड़ा जाएगा और आज की मतलब पूरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो वो जो कोड होता है वो लेटर से ही होता है, मतलब जैसे अपना टाइपराइटर होता था वैसे ही एक इनकी एक मशीन होती है, टाइपराइटर जैसी दिखती है। बट उसमें क्या होता है, हर रोज़ ना जैसे लेटर A है
अगर वो आज थर्सडे है तो थर्सडे को लेटर ए रहेगा, बट फ्राइडे को वो कोड ऐसा बन जाता है कि वो लेटर ए को एक्स माना जाएगा, मतलब एक अलग ही लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, समझ आ रहा होगा। तो एनिग्मा कोड को ब्रेक करने की मतलब उनके पास मशीन होती है, मतलब जो वो होती है एक मशीन स्मगल करके इनके पास आ जाती है ब्रिटिशर्स के पास। तो एलन ट्यूरिंग एक मैथमेटिशियन है जिसे हायर किया जाता है कि उस एनिग्मा कोड को ब्रेक करना है ताकि हम वॉर को रोक सके जल्द से जल्द और सबको बचा सके। तो ये एक मैथमेटिशियंस की टीम होती है, मतलब एक ये होता है सबसे ब्रिलियंट और एक 3-4 और लोग होते हैं, तो उनकी टीम बन जाती है इस एनिग्मा कोड को ब्रेक करने के लिए। तो तब ये एक मशीन बनाता है, इस मशीन को किसी ने अप्रूव वगैरह नहीं करा होता। तो आगे ऐसे स्टोरी है कि मशीन बनाता है और एनिग्मा कोड कैसे ब्रेक हुआ, तो पूरी कहानी उस पर है। बहुत अलग टाइप की है, वॉर के टाइप की और रियल स्टोरी पे बेस्ड है जो भी पूरा सीन हुआ था। तो जो नेक्स्ट मूवी है वो है 5th मूवी और ये है मिस्टिक रिवर, 2003 की मूवी है विद IMDb 7.9 आउट ऑफ 10। तो इसकी ऐसी स्टोरी होती है कि 3 दोस्त होते हैं, जिम्मी, सियान और एक और इनका दोस्त होता है। तो 3 दोस्त जब छोटे होते हैं तो साथ में घूम रहे होते हैं और कुछ हरकत कर रहे होते हैं रोड साइड पे। तो एक आदमी आता है, वो अपने आप को एक पुलिस वाला बोल देता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, और गाड़ी में बैठ कुछ गलत हरकत कर रहे होते हैं, इनमें से एक बंदे को उठा के ले जाता है। अब उसके बाद पता नहीं क्या क्या गलत होता है, और उसके बाद फिर ऐसे कहानी आ जाती है 25 साल बाद, ऐसे फ्यूचर में आ जाती है, मतलब प्रेजेंट में आ जाती है और ये पास्ट में सुना रहे होते हैं। तो उसके बाद क्या सीन होता है, एक दिन जो जिम्मी होता है, और जिम्मी मतलब ऐसे ना बहुत अब वो बन चुका होता है कि ऐसे मर्डर कर देगा किसी का भी, और जेल से तो आया ही होता है, ऐसा कुछ सीन होता है। जो ये 3 दोस्तों में से मेन दोस्त होता है जिम्मी, मेन आदमी होता है। तो उसकी डॉटर हो जाती है किडनैप, और उसके बाद फिर जो सियान होता है वो होता है पुलिस वाला, जो सेकंड दोस्त है जिम्मी का। तो वो पुलिस वाला ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है पूरी, और उसके बाद इन तीनों की दोस्ती मतलब ऐसे इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि 25 सालों से इन्होंने बात कुछ नहीं करी होती, बट धीरे धीरे ये एक दूसरे को दिखने लग जाते हैं जब ये सीन होता है। तो उसके बाद जब जिम्मी को पता चलता है कि सियान ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पूरे सीन की, तो उसके बाद इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो वो तीसरा दोस्त होता है, वो तीसरा दोस्त इनका वो होता है जो बचपन में किडनैप हुआ होता है, पुलिस वाला, जो एक नकली पुलिस वाला होता है उसके थ्रू। तो ऐसे कहानी अनफोल्ड होती है कि किसने किसका मर्डर करा है, और शुरू में कुछ और ही लग रहा होता है और जिम्मी किसी और का ही मर्डर कर देता है गलती से, कि उसने उसकी बेटी का मर्डर करा होगा। तो बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बट अगर आप मूवी देखोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये है, मतलब मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि यार ये सारी जो मूवीज़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूवीज़ मैंने खुद देखी हैं पहले, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट ऑन द IMDb बेसिस, बट मैंने खुद भी देखी है। तो चलते नेक्स्ट मूवी पे। तो अपनी जो 6th मूवी है वो है फ्रैक्चर 2007 की विद एन IMDb ऑफ 7.2, जो कि मेरे को लगता है कि कम दे रखी है इस मूवी को। IMDb इसकी 7.8 या 8 दे सकते थे जिस हिसाब की मूवी है। तो स्टोरी ऐसी है कि एक टेड होता है, बूढ़ा आदमी, जिसकी थोड़ी जवान सी वाइफ होती है, और उसका चक्कर चल रहा होता है एक पुलिस वाले के साथ, जो कि टेड क्या है, अब एक अमीर आदमी होता है और कुछ काम ऐसे उसके पास होता नहीं, बड़ी उसकी कंपनियाँ चल रही होती है। तो उसे अपनी वाइफ का अफेयर पता चल जाता है और वो चल रहा होता है पुलिस वाले के साथ। तो क्या होता है, जिस दिन वो घर आती है वापस, तो उसके बाद टेड उसे कुछ ऐसे घुमा फिरा के बातें बोलता है, और उसके बाद फिर उसे गोली मार देता है, अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। तो उसके बाद जब वो मर्डर हो जाता है, उसके बाद फिर वो रिपोर्ट होता है मर्डर, तो उसके बाद वो उसी के घर जो ऐसे मर्डर वगैरह का उसे पकड़ने आता है, वो वही पुलिस वाला होता है जिसका चक्कर उसकी वाइफ के साथ चल रहा होता है। तो ये बात उसे पता होती है कि वो ही आएगा, क्योंकि वो पुलिस वाला बड़ा पुलिस वाला होता है। तो यहाँ से ये शुरू कहानी होती है कि विली बीचम करके एक बहुत बड़ा लॉयर होता है। तो वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, ऑब्वियसली जब एक आदमी ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है तो 2 ही लॉयर हुए, एक डिस्ट्रिक्ट का लॉयर हुआ जो उसके खिलाफ लड़ेगा, और एक डिफेंस लॉयर हुआ। तो उसे बोला जाता है कि भाई तू अपना लॉयर डिसाइड कर ले, टेड को बोला जाता है जो बूढ़ा आदमी होता है। बट वो विली बीचम जो होता है डिस्ट्रिक्ट का लॉयर, उसको बोल रहा होता है कि भाई तू मेरा लॉयर बन जा और मेरे को बचा दे। बट विली बीचम जो होता है वो मतलब ऐसे बहुत ऑनेस्ट वाला होता है, और वो कहते हैं भाई कि अब तू फंस गया है तो मैं तेरे खिलाफ ही लड़ूंगा। तो विली बीचम को लगता है कि बूढ़ा आदमी अपना क्या केस लड़ लेगा, तो वो ऐसे बहुत आसान सा केस ले लेता है ऐसे। तो उसके बाद जैसे जैसे केस शुरू होता है और लॉयर के पास मतलब ऐसे कोर्ट में केस शुरू होता है, उसे धीरे धीरे पता चलता है कि बूढ़ा कितना चालाक आदमी है। और उसके बाद में बुढ़ा छूट जाता है, मर्डर में बुढ़ा छूट जाता है, और ऐसे मर्डर तय नहीं होता कि उसने करा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी और आगे बढ़ती है और विली बीचम जो डिस्ट्रिक्ट लॉयर होता है उसे कहानी पता चलती है कि क्या मतलब असली में हुआ था। तो उसके बाद धीरे धीरे कहानी अनफोल्ड होती है, और लास्ट में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई टेड को लग रहा था कि नहीं फंसेगा, बट वो इतना बुरा फंसता है कि वह बताना ही नहीं उसके। तो मूवी देख लो जाके, खुद पता चल जाएगा। तो अपना 7th मूवी है वो है 2006 की द प्रेस्टीज। यार बहुत लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा, ऑब्वियसली मैं पहला नहीं हूँ ये नाम बताने वाला। तो 2006 की मूवी है द प्रेस्टीज विद एन IMDb ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10।
आउट ऑफ 10। ऑब्वियसली इस मूवी की मैं चाहता कि IMDb 9 या 9.2 होती, बट मेरे चाहने से क्या होता है जो दे रखी है वो है। तो IMDb 8.5 मूवी की। और मूवी ऐसे अनफोल्ड होती है कि दो दोस्त हैं और फेलो म्यूजिशियन होते हैं, जो ऑब्वियसली पुराने ज़माने की मूवी दिखाई है, जो एक मतलब दिखाई कि असली के मैजिशियंस नहीं है। ऑब्वियसली मैजिशियंस असली क्या होते हैं, असली तो नहीं है। ऐसे अगर मैं ऐसे कुछ उड़ाऊंगा तो गायब तो नहीं हो जाएगा ना, मतलब कहीं तो जा रहा है। तो वो सीन होता है कि मतलब दो मैजिशियंस होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बट उसमें से एक जो होता है वो बहुत माहिर होता है, और जो दूसरा मैजिशियन होता है सेकंड नंबर का, वो किसी और आदमी के लिए काम कर रहा होता है। तो इन दोनों की पहले दोस्ती होती है, बट उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि दुश्मनी हो जाती है, जैसे जैसे सेकंड वाला फर्स्ट वाले से चिढ़ने लगता है। तो उसके बाद फिर ये फेम के लिए मतलब ऐसे ऐसे मैजिक ढूंढ लग जाते हैं, मतलब जो इनकी लाइफ को बहुत डेंजरस होते हैं, बट फेम चाहिए और दूसरे को नीचा दिखाना है, तो इसलिए फिर ये फेमस होने लग जाते हैं धीरे धीरे। बट फेम के साथ फिर वही है, वो दिक्कतें आती ही हैं। जब फेम है तो दिक्कत भी है। तो दिक्कत ये आती है कि भाई जैसे जैसे ये नई ट्रिक आते हैं, उस ट्रिक लाते हैं, उसमें सामने वाला बंदा कुछ ना कुछ इन्हें मर्डर का प्लान बना लेते हैं, क्या दिक्कत पहुँचाने का, तो एक दूसरे को चोट पहुँचाते रहते हैं। और पास में चल रही होती है, क्योंकि पहला वाला जो मैजिशियन होता है, जो प्रेजेंट मैं बता रहा हूँ, ये सब पास्ट में चल रहा होता है। जो प्रेजेंट होता है वो होता है कि पहला वाला जो मैजिशियन होता है उसे जेल भेज दिया होता है दूसरे वाले मैजिशियन का मर्डर करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी कहानी है। बट लास्ट में ऐसे धीरे धीरे कहानी जब पहुँचती है तो कहानी कुछ और ही रहती है कि बहुत अलग चल रही थी, माइंड ब्लोन कहानी हो जाती है लास्ट तक। तो ये ज़रूर देखने वाली है। मतलब अगर बाकी मूवीज़ नहीं देख रहे तो द प्रेस्टीज तो देख ही लो, मैं ऐसा कहूँगा, इतनी अच्छी मूवी है। 8th मूवी है वो, ऐसे मैं क्राइम मिस्ट्री वाली नहीं कहूँगा, मिस्ट्री थ्रिलर नहीं कहूँगा, बट हाँ साइंटिफिक मूवी है और बहुत ही अमेजिंग मूवी है जो मैंने देखी है आज तक की साइंटिफिक मूवी। वो है अराइवल, 2016 की मूवी है विद एन IMDb ऑफ 7.9 आउट ऑफ 10। ऑब्वियसली अंडररेटेड मूवी है, जिसको समझ नहीं आई उसने IMDb ख़राब कर दी है कम स्टार दे के मूवी को, बट जिसको समझ आ गई उसके लिए बहुत सेक्सी मूवी है। तो मूवी का ऐसा है, लुइस बैंक्स करके एक लेडी होती है जो पूरी दुनिया को अगर कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, जो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते दूसरे कंट्री का कोई भी लैंग्वेज, तो ये बंदी को हायर किया जाता है कि ये लैंग्वेज समझ पाती है। तो अब क्या है, देश जो अर्थ होती है उस पर आ जाते हैं एलियंस की एक नहीं मेरे ख्याल 10 या 12 स्पेसशिप होती है, जो अलग अलग कंट्री में एक पर्टिकुलर प्लेस पे आगे हवा में ऐसे सस्पेंड करने लग जाती है। तो ये सीन होता है कि इसको हायर किया जाता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो पता लगा, और उनका जो रीज़न है हमारे कंट्री में आने का, अपनी अर्थ पे आने का, तो वो क्या रीज़न है। तो उसके बाद ऐसे हायर किया जाता है, और उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली स्पेसशिप के पास जाया जाता है पूरे आर्मी की टीम वगैरह के साथ जो एक्सपर्ट होता है। तो वहाँ पे फिर ये एलियन से बात करती है, उनकी कुछ कोड लैंग्वेज वगैरह होती है वो पता करती है। और उसके बाद में इसकी एक बेटी होती है जो पैदा हुई होती है, बट जब बेटी पैदा होती है तो उसके बाद फिर इसका पति थोड़े टाइम बाद इसे छोड़ के जा चुका होता है, और बेटी मर जाती है धीरे धीरे कैंसर से। उसके बाद फिर ये ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। बट ऑब्वियसली इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है, वो मैं ट्विस्ट नहीं बता सकता कि बेटी का क्या सीन होता है, पति का क्या सीन होता है। ऑब्वियसली लुइस बैंक्स है और एक और आदमी एक्सपर्ट होता है, ये दो एलियंस की ऐसे लैंग्वेज वगैरह जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर कहानी में कुछ ऐसा होता है कि मतलब जो एलियंस की स्पेसशिप होती है वो ऐसे सस्पेंड कर रही होती है हवा में, और वो ऐसे हो जाती है क्योंकि आर्मी के कुछ ऑफिसर होते हैं वो आर्मी के अगेंस्ट चल जाते हैं, वो चारों उस पर हमला कर देते हैं स्पेसशिप पे जो एलियंस की होती है। तो फिर जो 10-12 स्पेसशिप होती है वो ऐसे हो जाती है हवा में, मतलब उसमें कोई अब जा नहीं सकता। बट जो लुइस बैंक्स होती है वो वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि एलियन चाहते हैं कि लुइस बैंक उनके स्पेसशिप में आए और जो चीज़ें हैं वो देखे। तो ऑब्वियसली जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो हिले जा रही होती है लुइस बैंक्स की। बट धीरे धीरे ऐसा सीन होता है कि उसे फ्यूचर पास्ट सब कुछ दिख रहा होता है, मतलब वो फ्यूचर को देख के अपना प्रेजेंट सुधार सकती है और अपना पास्ट देख सकती है। मतलब बहुत अमेजिंग कहानी है, तो देख सकते हो ये भी। ऑब्वियसली द प्रेस्टीज जब देख रहे हो तो ये भी देखो, अंडररेटेड मूवी है, ज़बरदस्ती की 7.9 IMDb दे रखी है, उससे ज़्यादा ही दे सकते थे। नेक्स्ट मूवी है 9th मूवी अपनी, वो है द मार्शियन, 2015 की मूवी है विद एन IMDb ऑफ 8। और कहानी ऐसी होती है कि मार्क वॉटनी एक मतलब 6 लोगों का एक ग्रुप होता है जो मार्स पे भेजा जाता है। एरीज 3 इनका मिशन का नाम होता है, एरीज 3 इनकी जो स्पेसशिप होती है उसका नाम होता है। तो ये जो 6 लोग होते हैं ना मार्स पे भेजे जाते हैं, वही ऑब्वियसली लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो पता लगाने। बट क्या हो रहा होता है, जैसे ही इनका मिशन कंप्लीट होने वाला होता है वैसे ही मार्स पे एक तूफान आ जाता है, और वो तूफान ऐसा होता है कि इनकी स्पेसशिप जो खड़ी हुई है वो गिराने वाला होता है। तो अगर इनकी स्पेसशिप एक बार गिर गई तो फिर ये जिंदा नहीं बच सकता, और इनके पास इतनी फूड सप्लाई नहीं है ऑब्वियसली, एक लिमिटेड टाइम के लिए लाए हुए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये 6
अपने जो इनका ऑब्वियसली स्पेसशिप एक जगह खड़ी होती है और जो सेटअप किया जाता है मार्स पे वो अलग जगह किया जाता है इनका रहने का, सोने का। तो वहाँ से ये तूफान में चलते चलते स्पेसशिप की तरफ जा रहे होते हैं, जब इन 6 में से मार्क वॉटनी जो है एंटीना उड़ता है और उसके पेट में घुस जाता है एंटीना। तो वो उड़ते हुए चल रहा था और इन 5 के पास इतना टाइम होता नहीं कि अब उसे जाकर ढूंढें तूफान खत्म होने तक, क्योंकि इनका स्पेसशिप टेढ़ा होते जा रहा होता है। तो उसके बाद फिर ये 5 लोग लौट कर आ जाते हैं और ऑब्वियसली जब एक एंटीना एक आदमी के पेट में घुस गया और बाहर ऑक्सीजन नहीं है मार्स वगैरह पे, तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई डेड हो चुका है, वो मर चुका है आदमी मार्क वॉटनी। बट उसके बाद फिर जैसे ये अपने वापस आते हैं तो नासा डिक्लेयर कर देता है कि 5 लोग लौट आए हैं और मिशन अबॉर्ट करना पड़ा लास्ट मिनट पे एंड 1 पर्सन इज़ डेड। तो ये सीन होता है, बट मार्क वॉटनी जिंदा होता है क्योंकि जो एंटीना उसके पेट में घुसा होता है, उस जो उसके बॉडी सूट से होल किया होता है, तो एंटीना वहीं लगा होता है। एंटीना ने ना हवा बाहर नहीं जान दी होती और बाहर की हवा अंदर नहीं आने दी होती, तो ऑक्सीजन वेस्ट नहीं होती जो बॉडी सूट में होती है और छेद ऐसे कुछ खुला नहीं होता, तो इसलिए वो ज़िंदा बच जाता है। जब तूफान वगैरह हो जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। तो उसके बाद फिर वो उसे लाइफ जीनी होती है, उसे वापस अर्थ पे आना होता है। तो यहाँ पे जो अर्थ पे नासा क्या है, नासा अपना पूरा ऐसे टायरलेसली वर्क कर रहा होता है पूरे रात दिन कि मार्क वॉटनी को वापस लाना है। बट जो नेक्स्ट मिशन होता है, नेक्स्ट मिशन सिर्फ हो सकता है 6 साल बाद। हाँ जी, नेक्स्ट मिशन जो होता है उसका ऐसा कुछ सीन होता है कि 5 या 6 साल बाद ही हो सकता है। बट मार्क वॉटनी के पास इतना खाना नहीं है, मार्क वॉटनी के पास मुश्किल से 1 साल का भी खाना होता है वहाँ पे। तो उसके बाद मार्क वॉटनी ऑब्वियसली बॉटनिस्ट होता है, बॉटनिस्ट जो भी कहते हैं, तो वो होता है। तो उसके बाद फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे अपनी लाइफ कैसे बितानी है वो सीखना शुरू कर देता है। मतलब सीखना क्या, बहुत एक्सपर्ट आदमी होता है। मैंने कल ही रात को ये मूवी देखी है, वापस 3री या 4थी बार देखी है, हॉल में देख कर आया था मैं। बट एकदम बहुत होता है कि मतलब उसे हर चीज़ आती है, वो प्लम्बिंग का काम कर लेगा, मैकेनिक का काम कर लेगा, सब कुछ कर लेगा। तो धीरे धीरे वो बहुत चीज़ें ढूंढने लग जाता है जो मार्स पे पुरानी मिशन की पड़ी होती है, जो कनेक्ट कर सकती है उसे नासा से। तो धीरे धीरे उसे फिर एक कैमरा वगैरह मिल जाता है जो नासा ने 1996 में भेजा होता है अपने पहले मिशन के साथ। उसके बाद फिर वो नासा से कनेक्ट कर पाता है और फिर नासा को पता चलता है कि भाई मार्क वॉटनी जिंदा है। अब मार्क वॉटनी का जिंदा होना पता है ऐसे चलता है, सबसे पहली बार जो नासा का जो मार्स पे जाने का जो मिशन वगैरह का हेड होता है, डायरेक्टर, वो इन सबको देख रहा होता है। तो वो ऐसे पता लगाता है कि जो मार्स पे जो दिन होते हैं वो सोल होते हैं, SOL के नाम से जान जाते हैं। जैसे अर्थ पे तो डे बोलते हैं हम, एक दिन होता है 24 घंटे का, बट जो मार्स होता है उस पर एक सोल होता है 24 आवर्स 39 मिनट्स एंड 35.244 सेकेंड्स का। ठीक है, तो 1 सोल इतने का होता है। तो जो 5 लोग लौट कर आए होते हैं वो सोल 17 पर अर्थ पे लौट आए होते हैं और सोल 54 पे जो होता है वो डायरेक्टर विंसेंट कपूर, वो जो ऐसे ना सैटेलाइट से लोकेशन देख सकते हैं, मतलब मार्स पे लोकेशन देख रहे होते हैं जो उनके बंकर्स वगैरह होते हैं जहाँ वो रह रहे थे। तो सोल 54 पे वो देखता है कि बंकर्स की लोकेशन चेंज हो रखी होती है मार्स पे, बट मार्क वॉटनी तो इनके हिसाब से डेड है। तो उसके बाद इन्हें पता चलता है कि ये एज्यूम करने लग जाता है कि भाई वो जिंदा है और वो ही ये सब कुछ चेंज कर रहा है ताकि वो जिंदा बच सके। और उसके बाद फिर वही सीन होता है कि वो जिंदा होते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट बना पाता है धीरे धीरे। बहुत मुश्किल होता है कॉन्टैक्ट बनाना, बट हाँ वो बना पाता है। तो उसके बाद यही मूवी है, तो ऐसे अनफोल्ड होती है और बहुत अच्छी है और आ जाता है वो लौट के। तो वो देखो आगे, खुद देखो जाके कि कैसे लौट। अपनी लास्ट मूवी है, 10th मूवी और बहुत अमेजिंग मूवी है, इंटरस्टेलर। 2014 की मूवी है विद एन IMDb ऑफ 8.6 आउट ऑफ 10। ऑब्वियसली अंडररेटेड कहूँगा फिर से, पता नहीं किस बेसिस पर IMDb डिसाइड करते हैं। तो इस बात पे चर्चा नहीं करते, मेन चर्चा करते हैं कि क्या होता है। अब इसमें एक कैरेक्टर होता है जिसको अर्थ पे क्या है, लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती है क्योंकि जो डस्ट और स्ट्रॉम आ रहा होता है और क्रॉप्स हो रही होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती है। तो वो डस्ट वाला जो होता है वो सबके ना ऐसे जो ऑक्सीजन वगैरह होती है वो ख़त्म कर रहा होता है, मतलब ऐसे पॉल्यूटेड हो जाता है पूरा जो वो कंट्री होती है। तो ये आदमी क्या होता है, नासा का एक्स पायलट होता है कोई किसी मिशन वगैरह का, तो इसने ऐसे काम वाम छोड़ दिया होता है। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे से अब मैनकाइंड बचाना है, तो ऐसे फिर नासा की एक कोई प्राइवेट वाली जगह मिलती है जहाँ पर कोई नहीं घुस सकता और जो किसी को नहीं पता होती। तो वो प्राइवेट वाली जगह पे यही डिसाइड हो रहा होता है एक मिशन का कि भाई वर्म होल के थ्रू और एक गैलेक्सी के थ्रू जाना है, 3 प्लैनेट्स पे ढूंढना है कि लाइफ एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अब वर्म होल आप लोगों में से बहुत लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा यार, साइंस वगैरह जिसकी पास भी थी, स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं कि वर्म होल जो होता है उसमें अगर एक बार कोई चीज़ खिंच गई, वर्म होल के अपनी साइड एक चीज़ अपनी साइड अपनी तरफ जो होता है हर चीज़ को खींच लेता है। अब वर्म होल में कोई भी आदमी या कोई भी ऑब्वियसली आदमी कैसे जाएगा, कंट्री वगैरह कोई अपनी प्लैनेट्स चल रहा है तो ऐसे गैलेक्सी तबाह हो जाएगी, ऐसा कुछ सीन है ऑब्वियसली वर्म होल का।
तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है नासा का साइंटिस्ट, वो इन लोगों को मिशन देता है कि अब भाई तुम्हें जाना है वर्म होल के थ्रू और गैलेक्सी के थ्रू कि प्लैनेट ढूंढना है। अब क्या होता है कि ये अपनी जो इसकी जवान छोटी बच्ची होती है जिसको यहाँ ऑब्वियसली अर्थ पे छोड़ जाता है, बट उस बच्ची को क्या होता है, उस बच्ची का जो रूम होता है उसमें ना एक लाइब्रेरी बनी होती है, बुक शेल्फ बना होता है बड़ा, उसमें से हर रात को ना बुक गिर जाती है। तो वो बुक कौन गिरा रहा होता है, क्या सीन होता है, बहुत अच्छी चीज़ दिखाई है, बहुत अच्छी कहानी है। और इसके डायरेक्टर ने मूवी बनाने से पहले 4 साल पढ़ाई करी थी, लिटरली 4 साल पूरी मेहनत से उसने पढ़ाई करी थी, उसके बाद उससे ये मूवी बनी थी जाके। तो यही था, और बहुत अलग चीज़ें अनफोल्ड होती है जैसे ही वो अर्थ छोड़ते हैं। और ऐसा कुछ सीन होता है कि वहाँ पर जो बाहर होता है जहाँ वो जाते हैं उस गैलेक्सी में जो एक दिन वगैरह बीत रहा होता है वो कुछ सालों के बराबर होता है अपनी अर्थ पे। मतलब बहुत अलग मूवी है, अगर आप 5-6 बार भी देख लोगे तो बहुत मुश्किल से समझ आएगी। मैंने आराम से 3-4 बार देखी और अभी भी मतलब जैसा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को ऐसे कुछ चीज़ों पे डाउट है। तो यही है, मूवी खुद देखना, आपको पसंद आएगी। तो यही थे 10 मूवीज़ जो मेरे को बतानी थी आप सबको। तो बताना कैसी लगी और धीरे धीरे सारी मूवीज़ देख लेना, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि जो मैंने रिकमेंड करी मूवीज़ कैसी, क्योंकि मेरे को तो बहुत सेक्सी लगी है सारी मूवीज़। तो यही था कुछ इस वीडियो में, मैंने कहा कुछ अलग ट्राई करते हैं क्योंकि सारे ऐसे लॉकडाउन में बैठे हुए थे और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बहुत सारे लोग आजकल। तो मैंने कहा कि कुछ बता देते हैं एक अच्छी चीज़। तो यही था इस वीडियो में, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अगर नहीं करा है बेल आइकन दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी आ रही होगी। मेरे से कुछ भी पूछना तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पे आईडी आ रही होगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।